हाय इन्वेस्टर्स, आज मैं एक ऐसे कंपनी को डिस्कस करने वाला हूं जो दो सबसे स्ट्रॉन्ग टेलविंड वाले सेक्टर में काम करता है। पहला सेक्टर है एरोस्पेस एंड डिफेंस और दूसरा है एनर्जी जनरेशन, जो कि डायरेक्टली डेटा सेंटर से लिंक्ड है। और ये दोनों सेक्टर में बहुत ही डीप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। इनको रिप्लेस करना बहुत ही हार्ड है। आइए समझते हैं इसको डीप में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना, उसके रिकमेंडेशन के बाद ही आप कुछ करना। तो सबसे पहला सेक्टर जिसमें ये काम करता है वो है एरोस्पेस एंड डिफेंस। एरोस्पेस में सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो होता है वो है इंजन, और इन इंजन के जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं एयरफॉइल, आजाद इंजीनियरिंग वो बनाता है। आप ऐसे इमेजिन करो कि जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है और इनके इंजन जब स्पिन कर रहे होते हैं तो ये 15,000 आरपीएम से ज्यादा स्पीड पे रोटेट कर रहे होते हैं, जिससे इनके ऊपर 10 to 15 टन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है। और इनका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया होता है। इस टेम्परेचर पे बहुत सारे मेटल पिघल जाते हैं। और आजाद इंजीनियरिंग को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि इसमें टॉलरेंस 4 to 5 माइक्रोन का ही हो। मतलब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ह्यूमन हेयर 70 माइक्रोन थिक होता है, लेकिन इन एयरफॉइल्स का टॉलरेंस 4 to 5 माइक्रोन ही होता है। अगर इससे ज्यादा इसमें वेरिएशन आया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और एक और बात ध्यान देने वाला है कि ये नॉर्मल मेटल्स नहीं होते हैं। ये या तो निकल अलॉय होंगे, टाइटेनियम अलॉय होंगे, कोबाल्ट बेस्ड अलॉय होंगे, या फिर एरोस्पेस ग्रेड स्टेनलेस स्टील। और इन मेटल्स के साथ काम करना बहुत ट्रिकी होता है। फिर ये जो यूनिसन रिंग्स, आर्म्स, लीवर ये सब बनाते हैं, ये एयर फ्लो को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया जाता है। बॉडी असेंबली, हाउसिंग, कंप्रेसर माउंट, ये सब जो बनता है ये इंजन का स्ट्रक्चरल केसिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर ये और बहुत सारे पार्ट्स बनाते हैं जिनका यूज ये सारे एयरक्राफ्ट बनाने में होता है। सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, मिसाइल वगैरह के पार्ट्स भी ये बनाते हैं। अब देखते हैं इनके क्लाइंट्स। एंड यू विल बी फैसिनेटेड टू नो कि दुनिया के जो 4 सबसे बड़े एरो इंजन बनाने वाले कंपनीज हैं, प्रैट एंड विटनी, रोल्स रॉयस, साफरान और जी एरोस्पेस, ये इनके कस्टमर्स हैं। सिर्फ यही नहीं, जो इंडिया का कावेरी इंजन बना रहे हैं जीटीआरई, फिर गल्फ स्ट्रीम जो प्राइवेट जेट बनाते हैं, महिंद्रा एरोस्पेस, गोदरेज एरोस्पेस, ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं, वो भी इनके क्लाइंट हैं। और बाकी क्लाइंट्स आप देख सकते हो। आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी डेवलप करने में ही किसी कंपनी को 10 साल से ऊपर लग जाता है। फिर उसके बाद आपको सर्टेन सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, जैसे नैडकैप। इसके बाद जो ओईएम्स होते हैं जैसे प्रैट एंड विटनी, साफरान, रोल्स रॉयस, इनसे आपको एक लंबा रिलेशनशिप बनाना होता है, तब जाके आपको इनसे बिजनेस मिलता है। तो इस कंपनी को डिसरप्ट करना इजी नहीं है। इस कंपनी के पास मोट है। दूसरा बिजनेस ये करते हैं एनर्जी सेक्टर में, जहाँ पे ये गैस टरबाइन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो बनाते हैं। गैस टरबाइन भी जेट इंजन की तरह ही होता है, बस उसका पर्पज अलग होता है, बट कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है। नेचुरल गैस, स्टीम, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और आपको तो पता ही है अभी इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज्यादा डिमांड है। डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए ईरान जैसे कंट्री अपने नेचुरल गैस और फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। फिर अभी दुनिया में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं, उसमें भी इन गैस टरबाइंस का ही यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनका थोड़ा सा बिजनेस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से भी आता है, जो कि बहुत कम है। तो आप देख सकते हो कि ये पार्ट्स बनाते हैं। न्यूक्लियर पावर टरबाइन जो होते हैं, उसका एयरफॉइल जो नेचुरल गैस को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए भी एयरफॉइल्स बनाते हैं, उसके हॉट गैस पार्ट्स बनाते हैं। तो इन गैस टरबाइंस इंजन का बहुत ज्यादा डिमांड है। जो गैस टरबाइन बनाने वाले कंपनीज है ये 2030 से आगे तक के लिए बुक हैं, क्योंकि डेटा सेंटर पावर हंग्री होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो ग्रिड पे इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया जा नहीं सकता है, इसलिए डेटा सेंटर अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और उसके लिए इनको गैस टरबाइन चाहिए, जिसको ये नेचुरल गैस से रन करते हैं। अगर कोई डेटा सेंटर ग्रिड से भी कनेक्टेड है तो उसको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, जहां पे मोस्टली गैस टरबाइंस का यूज किया जाता है। और ये देख सकते हो आप इनके क्लाइंट्स, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे इनका टाई अप है। जी वर्नोवा, मित्सुबिशी पावर, सीमेंस एनर्जी, एराबेल सॉल्यूशन, तोशिबा, त्रिवेणी टरबाइन, बीएचईएल और बाकी आप देख सकते हो। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ इन्होंने रिसेंट में टाई अप किया है, जिसमें ये उनके गैस टरबाइन इंजन्स के लिए जो हॉट सेक्शन नोजल वेन्स होते हैं उसको सप्लाई करेंगे, और ये 8 साल तक उनके सोल सप्लायर रहेंगे। आप इनके रीच को ऐसे समझो कि इनके जो पार्टनर क्लाइंट्स हैं वो 75% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं गैस टरबाइन में। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि इनका बिजनेस बहुत ही फ्लरिशिंग है, और ये जिस सेक्टर में है दोनों के दोनों सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलविंड में है। तो आजाद इंजीनियरिंग फोर्जिंग, मशीनिंग से लेके सब असेंबली तक काम करता है। बट एक चीज इनका कमी था, ये सरफेस ट्रीटमेंट नहीं करते थे। ये पार्ट्स जब बन जाते हैं तो इनके ऊपर कुछ एक केमिकल्स का डिपोजिशन किया जाता है, जिससे इन मटेरियल का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इन्होंने रिसेंटली एक कंपनी को एक्वायर किया है, वीटीसी इंडस्ट्री नाम से, जिससे ये सरफेस ट्रीटमेंट भी इन हाउस करने लगेंगे। आप देख लेते हैं इनका मैनेजमेंट तो मुझे बहुत ही कैपेबल लगता है, और ये आप इनके एग्जीक्यूशन से भी देख सकते हो। तो ये रहे राकेश चोपदार, जो इनके चेयरमैन एंड सीईओ हैं, और बाकी इन लोगों के बारे में आप पढ़ सकते हो। और अब आ जाता है मेन पार्ट, विच इज फाइनेंशियल्स। तो ये कंपनी 14,000 करोड़ के आसपास का है। ऑब्वियसली पीई बहुत ज्यादा हाई है। ईवी टू एबिटा भी देखे तो ऑलमोस्ट 60 के आसपास है, विच इज हाई। आरओई कंपनी का 8.58 है, विच इज ऑब्वियसली ये कंपनी अभी बहुत ज्यादा केपेक्स कर रहा है। तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड तो है, और ये कंपनी एकदम परफेक्शन पे प्राइस्ड इन है। अगर ये कंपनी थोड़ा सा खराब एग्जीक्यूशन करे तो ये बुरी तरीके से गिर भी सकता है। 2024 में इनका आईपीओ हुआ, फिर थोड़ा सा ये रनअप दिए। ऑलमोस्ट 2 सालों से ये फ्लैट थे। 20 मार्च के आसपास इन्होंने थोड़ा सा लो बनाया था, फिर 14-1500 से ये ऑलमोस्ट 2200 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कंपनी ने रनअप दे रखा है ऑलरेडी। सो ऑब्वियसली ये सस्ता तो है
है नहीं। फिर अगर इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखें हम लोग, तो ये देखो आप कितना ब्यूटीफुली ये 30-40% का ग्रोथ दिखाए जा रहे हैं, और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये इसी रेट से ग्रो करते रह जाएंगे। इनका मार्जिन देखो आप कैसे एक्सपैंड हो रहा है। 2022 के आसपास देखें तो 30% के आसपास से लेके अभी 39-40% तक ये पहुंचने को है। अदर इनकम देखें तो हम लोग 5 to 10 करोड़ के आसपास रहता है। इंटरेस्ट देखें तो ग्रेजुअली कम हो रहा है। डिप्रिसिएशन देखें तो ये बढ़ के 14 करोड़ हो गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा केपेक्स किया है और ये बिजनेस हैवी कैपेक्स हैवी। और दिसंबर क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने 34 करोड़ का पैट किया था। फिर आ जाता है बैलेंस शीट पे, तो कंपनी के पास 1468 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 300 करोड़ का डेट है विच इज क्वाइट मैनेजेबल। ये आप देखो फिक्स्ड एसेट बढ़ते जा रहा है कंपनी का, क्योंकि कंपनी कॉन्स्टेंटली कैपेक्स किए जा रहा है। लेटेस्ट है 155 करोड़ का केपेक्स। कैश कंपनी के पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है 347 करोड़ का। एंड हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैश फ्लोज अगर हम लोग देखें तो ये थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि इस बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। अभी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट नहीं कर पा रहा है उतना अच्छा। यहाँ पे आप कैश फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो ये काफी डिप्रेस लगता है, 41, -1, 7, 50, विच इज नॉट दैट गुड। बट स्टिल वी आर बैंकिंग ऑन फ्यूचर ग्रोथ, तो सिर्फ इस बेसिस पे कंपनी को जज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कम इंपॉर्टेंट रेशियोज, अगर डेटर डेज देखें तो ये मैनेजेबल है, 180 डेज इज क्वाइट फाइन इन दिस इंडस्ट्री। फिर इन्वेंट्री डेज देखें तो ये काफी एलिवेटेड लगता है, 3 साल के आसपास का इन्वेंट्री डेज है, विच शुड रिड्यूस ओवर द पीरियड। वर्किंग कैपिटल देखें तो 218 डेज का है, जो कि अगेन थोड़ा ज्यादा लगता है, बट इट शुड ग्रेजुअली कम डाउन। आरओसी देखें तो ये थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा केपेक्स कर रहा है। और स्क्रीनर का ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इनका जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू शेयर है वो बढ़ के 91% हो गया है। ये थोड़ा सही नहीं बता रहा है, एरोस्पेस इनका बढ़ा है और फ्यूचर में भी बढ़ने को है, यहाँ पे कुछ गलत दिखा रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया इनका देखो 20,000 स्क्वायर मीटर से बढ़ के 1 लाख क्रॉस कर चुका है। ये नंबर ऑफ क्वालिफाइड पार्ट्स भी इनके 1400 से बढ़ के 1700 हो गए हैं, और इनके पास 6000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है, जो कि इनकी टीटीएम रेवेन्यू के 10 टाइम से भी ज्यादा है। एंड लास्ट कम्स शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे प्रमोटर हेल्दी 55% ओन करते हैं। देन कम्स एफआईआई, जिन्होंने ग्रेजुअली अपना स्टेक इंक्रीज किया है, अभी आप देखो ऑलमोस्ट 15% के पास ओन करते हैं। डीआईआई भी इंक्रीज किए जा रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 12% ओन करते हैं, और पब्लिक के पास 17% शेयर है। और अब आता है कंपनी का गाइडेंस, जो कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त, कि मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है, फ्यूचर में कंपनी कैसे ग्रो कर सकता है। मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में एरोस्पेस बिजनेस ग्रो करेगा। अभी कंपनी का ऑलमोस्ट 17% बिजनेस आता है एरोस्पेस एंड डिफेंस से, 81% के आसपास आता है एनर्जी सेक्टर से। और अगर हम लोग कंपनी का ऑर्डर बुक देखें, जो 2022 में एनर्जी सेक्टर का 90% हुआ करता था और एरोस्पेस का 10%, वो अब कंप्लीटली चेंज होकर ओनली 40 to 50% एनर्जी से आता है और 50 to 60% एरोस्पेस बिजनेस से आता है। तो आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि इनका एरोस्पेस बिजनेस बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छा बात है, क्योंकि एरोस्पेस बिजनेस में इनका मार्जिन बहुत हाई होता है, 38 to 42% के आसपास, और एनर्जी एंड ऑयल गैस में सिर्फ 34 to 36%। जो इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था वो फिस्कल ईयर 27-28 से फ्रूटफुल रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। कंपनी ने जो डेडिकेटेड प्लांट्स बनाए थे जीई, मित्सुबिशी, सीमेंस के लिए, वो भी स्टेबल हो रहे हैं। कंपनी के सीएफओ ने बोला कि 33 to 35% का एबिटा कंपनी लॉन्ग पीरियड तक कर सकता है। ऑल्दो Q3 में एबिटा मार्जिन थोड़ा ज्यादा था, बट कंपनी ने बोला कि 33 to 35% मार्जिन रहेगा। कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि आने वाले कुछ एक सालों तक ये 25% से ज्यादा रेवेन्यू पे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस है, विच इज वेरी मच अचीवेबल, क्योंकि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और डिमांड बहुत ज्यादा विजिबल है। कंपनी ने वर्किंग कैपिटल को भी गाइड करते हुए बोला है कि ये अपने वर्किंग कैपिटल डेज को 190 to 200 डेज से घटा के 140 to 150 डेज के आसपास लेके आएंगे। तो कंपनी का बिजनेस अगर हम लोग देखें तो ये तो बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत अच्छा है, बट ऑब्वियसली कंपनी बहुत महंगा है। अभी इस प्राइस पे एंटर करना बहुत रिस्की हो सकता है। बट वन थिंग हमको एडमिट करना पड़ेगा कि प्रमोटर ने क्या बिजनेस बनाया है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था, आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने का कोशिश मत करना। आप ये कोशिश करना कि आप नेक्स्ट आजाद इंजीनियरिंग फाइंड आउट करने का कोशिश करो, जो फ्यूचर में ऐसा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। आने वाले वीडियोस में हम इनके कॉम्पिटिटर्स भी देखेंगे, जैसे जो रेमंड लिमिटेड के अंडर में आता है मेनी इंजीनियरिंग, जो कि सेम काम करता है, वो देखेंगे। फिर एक बहुत ही छोटा कंपनी है इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसीजन कास्टिंग, जो कि सिमिलर ही फील्ड में काम करता है, उसको भी देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक पे बनाओ।